आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कॉफिन इंडियन हिस्ट्री में। और आज की टॉपिक है 15 अगस्त की भयावहता, विभीषिका की भयावहता, इसकी पृष्ठभूमि और इसके परिणाम। अंततः भारत की आज़ादी बनाम सत्ता का हस्तांतरण। इसकी पृष्ठभूमि हम 1857 से उठाते हैं बहुत संक्षेप में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को माना जाता है, जबकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक मुसलमान नेता बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदू नेताओं ने संघर्ष किया। परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और उसके प्रतिनिधि गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में भारत में स्थापित कर दिया गया। यहीं से यानी कि 1858 से लेकर के 1885 के बीच का जो कार्यकाल है, राजनीतिक चेतना का कार्यकाल था। इसमें तमाम तरह की सामाजिक और राजनीतिक जागृतियों के लिए अलग अलग मंच पर अलग अलग नेताओं का पूरे भारत में अभ्युदय हुआ। 1885 के पहले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो गोपनीय विभाग का, खुफिया विभाग का कमिश्नर था उत्तर प्रदेश में, उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को ये कहा कि भारत के अंदर एक ऐसे बारूद तैयार हो रहा है जो आने वाले दिनों में 1857 से बड़ा विस्फोट कर डालेगा। इसलिए जरूरी है कि भारत के मन में बन रहे भड़ास को निकालने के लिए एक मंच बनाया जाए। और इसकी बात डफरिन स्वीकार कर लेते हैं। फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इस कांग्रेस की स्थापना में कांग्रेसी यानी कि भारतीय बुद्धिजीवियों का यह मंशा था कि हमें एक मंच मिल जाएगा पूरे भारत के लोगों को एक साथ ला करके अपनी बात कहने का। और वहीं अंग्रेजों के लिए खुशी की बात थी कि उस मंच के माध्यम से भारतीयों के मन में चल रही खिचड़ी को हम समझ सकेंगे और विद्रोह होने से पहले उसके रास्ते निकाल लेंगे। दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे। उस स्वार्थ में 1885 में बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विधिवत स्थापना कर दी जाती है। और 1885 में बम्बई के बाद 86 में कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है और 87 में मद्रास में होता है। यहाँ एक बात बताना जरूरी समझूंगा कि जब 86 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो डफरिन ने भोज दे डाली थी खुशी के मारे। लेकिन जब 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब के नेतृत्व में हुआ था एक मुसलमान नेता और विषय उठाया गया गोरक्षा, ये दोनों मैच नहीं कर रहा था उनके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में। लिया जाए यहीं से लॉर्ड डफरिन की भ्रिकुटी तनती है और अगली यानी कि चौथे जब इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की बात आती है तो डफरिन इनकार कर जाते हैं वहाँ परमिशन देने से। लिया जाए दरभंगा महाराज ने अपनी कोठी में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न कराया था। ये बात है चौथे अधिवेशन में 1888 में। यहीं से इसके ठीक पहले यानी कि 1882 के आसपास एक इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक W. हंटर थे, जिन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों से सत्ता छीनी है, इसलिए मुसलमान हमसे खफा हैं, इसलिए मुसलमानों को लेकर के चलना जरूरी है यदि भारत में लंबे समय तक रहना है तो। इसको इंडिकेट करते हुए एक मुस्लिम नेता के रूप में चयन किया गया सर सैयद अहमद खान का, जिसे पाल पोस करके अंग्रेजों ने बड़ा किया। और इन्हीं के माध्यम से वो डिवाइड एंड रूल यानी हिंदू और मुसलमान की एक पॉलिसी की शुरुआत करते हैं। यानी हिंदू और मुसलमान के बीच जो जहर बोने का काम अंग्रेजों ने किया वो इसी कांग्रेस के प्रथम कार्यकाल के दौरान हुआ। तो कांग्रेस अपने 3 करवट में आज़ादी को पाती है 1885 से 1905, जिसे हम उदारवादियों का कहते हैं। और उदारवादी काल में जो भी नेता थे, गोखले, फिरोज शाह मेहता और नौरोजी, जो भी नेता थे, उनका ये मानना था कि अंग्रेज भारत में टिके रहें, बने रहें, फले फूले, लेकिन हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए, हमें शासन प्रशासन में थोड़ी सी जगह दे दी जाए। इससे ज़्यादा वो कुछ मांग नहीं करते थे। इसके 20 वर्ष बीत जाने के बाद परिणाम क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन को प्रशासनिक बहाना बना करके लॉर्ड कर्जन ने बांट दिया, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों को 2 टुकड़ों में करके अलग करना। और 1905 की घटना के ठीक अगले साल यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। यानी मुसलमानों के लिए एक अलग मंच बना दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदुओं का मंच कांग्रेस और मुसलमानों का मंच मुस्लिम लीग। और ठीक अगले साल यानी कि 1907 में सूरत का विभाजन करके मुसलमान कांग्रेस को भी कमजोर कर दिया जाता है, जिसमें कि नरम दल और गर्म दल को बांट करके 2 भागों में बांट दिया जाता है। 1907 में सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस में नरम दल अलग, गर्म दल अलग और मुस्लिम लीग के मंच में मुस्लिम अलग। इस तरह से अंग्रेजों की दिवाली और होली एक साथ हो गई। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट के तहत उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात लाई। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के तहत भारतीयों में एक जन चेतना का जो रूप लिया, परिणाम स्वरूप 1911 में जाते जाते बंगाल विभाजन रद्द किया गया और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बना दी गई।
उसी के 2-3 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है, गांधी का भारत में आगमन 1915 में 9 जनवरी को हो जाता है। इन सारे पृष्ठभूमि के बीच में अभी भी हम मुसलमानों को अपने साथ चलते हुए पाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भारत विभाजन की बीज बनती है वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पड़ती है। लखनऊ अधिवेशन एक ऐसा मंच था जहां की मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल ये सब एक मंच पर आते हैं, नेतृत्व में ये तिलक जी के नेतृत्व में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के साथ एक मंच पर लाए जाते हैं। और ये भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए खुली चुनौती थी। क्यों? क्योंकि यहीं पर आकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हमारी डिवाइड एंड रूल की नीति यहाँ फ्लॉप हो रही है। यहाँ के हिंदुओं में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग सब एक मंच पर आ गए लखनऊ समझौता में। और लखनऊ समझौते का जो मूल पॉइंट है वही भारत विभाजन की वह बीज है जो आगे जाके वृक्ष बनता है। वह मूल पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात मुसलमानों की मान ली और मुसलमानों ने स्वराज्य की बात, होम रूल की बात भारत में स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को मान लिया और यहीं पर एक तरह से देखा जाए तो भारत विभाजन की पहली बीज 1916 में पड़ी। बाद के घटनाओं में चाहे वो खिलाफत हो, चाहे रौलट हो, चाहे असहयोग हो, चाहे मोपला हो, चाहे चौरी चौरा हो, गांधी की नीतियाँ एक अलग नीतियाँ थी, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमें सिर्फ आना है भारत विभाजन की उस पहलू पर जहाँ 1930 में जाकर के मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का पेश किया कि पश्चिमोत्तर भारत में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ एक मुस्लिम बहुल प्रांत होना चाहिए। ये बात 1930 की है। वो तब जब डांडी मार्च चल रहा था गांधी जी का। इसी 1930 के बाद 1933 आते आते चौधरी रहमत अली ने इंग्लैंड में एक पंपलेट छपवाया, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली नामक छात्र ने इंग्लैंड में किया। कैम्ब्रिज पंपलेट में इसका शीर्षक था नाउ आर नेवर पेरिश फॉर एवर। यह शीर्षक 1933 में प्रकाशित किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के आई से कश्मीर और एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान, उस समय जिन्ना जैसे चोटी के नेता कहते थे उसका बचपना है, उसकी बचकाना हरकत है। हम इसको यकीन नहीं करते, हम इसको नहीं मानते। और वही जिन्ना जब कांग्रेस की प्रांतीय चुनाव हुआ और वहाँ पर उनकी पराजय हुई मुस्लिम लीग की, तो वही जिन्ना की भाषा बदल गई। और यह भाषा जो बदली जिन्ना की उसे कांग्रेस ने हल्के में लिया। इस पूरी गतिविधियों पर अगर नज़र रखने वाला कोई नेता था तो वह था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उन्हें भी कांग्रेस के अंदर क्या असर हुआ वो एक हमारा अलग विषय है। 1940 तक जाते जाते मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बाकायदा पाकिस्तान राष्ट्र के लिए अलग से प्रस्ताव पास हो गया। समय है 1940 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है 1939 से 45 के बीच में। उसी दौरान सुभाष बाबू का देश के बाहर पलायन भी हो गया था। इन्हीं पृष्ठभूमि में जब विपरीत परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद 1942 में, तो गांधी जी जो कि हमेशा मुस्लिम राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि मुस्लिम कौम के प्रति नरम दिल रखते थे, उनके उसी आंदोलन में मुसलमानों ने बहिष्कार किया था। यानी मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में खड़ा था। चूँकि 1946 में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लेने का निर्णय लिया मुस्लिम लीग ने। समय था 16 अगस्त 1946 को। क्योंकि इस समय आकर के मुस्लिम लीग ने बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि नेहरू भले ही अंतरिम सरकार की गठन ले लें, लेकिन हमें अंतरिम सरकार में तत्काल शामिल नहीं होना है और हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लिहाजा डायरेक्ट एक्शन का मतलब था सीधे सांप्रदायिक दंगे का शुरुआत। पूरे देश में भयानक दंगे हुए और मुस्लिम लीग ने एक नारा दे दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ये बात 1946 की है। लीग ने नारा दिया था 1943 में कराची अधिवेशन में कि अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1942 के भारत छोड़ो के अगेंस्ट 1943 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो के विरुद्ध अंग्रेजों बांटो और भागो। यानी यहाँ गांधी जी के नारा भारत छोड़ो के अगेंस्ट मुस्लिम लीग ने अपना एक नया नारा बनाया था 1943 में कराची में। और 1946 आते आते डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1946 से यानी आज़ादी के ठीक एक साल पहले से पूरे भारत में कत्लेआम शुरू हो गया। पूरे भारत में पूर्वी बंगाल बिहार में सर्वाधिक दंगे हुए। कलकत्ता में सोहरावर्दी की सरकार खुद दंगों में भाग ले रही थी। दंगे का मुख्य केंद्र नोआखाली था, जहां के लगभग 6,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग घायल भी हुए। ऐसे में गांधी जी ने नोआखाली की यात्रा भी की थी, लोगों को समझाया बुझाया, दंगे को शांत भी किया। यहाँ तक कि माउंटबेटन की काफ़ी मदद मिली है। माउंटबेटन ने उनको इसी संदर्भ में कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद लोग नहीं कर सकते वो गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। बहरहाल वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा भी दे डाली। ये महिमा मंडल में एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन में लगभग 1,80,000 लोग मारे गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसी बीच जब ब्रिटेन में चुनाव होती है और इटली की सरकार बन जाती है तो 20 फरवरी 1947 के दिन मजदूर दल के नेता इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर डाली कि जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लेकिन इन्हीं सांप्रदायिक दंगों के चलते, इन्हीं परिस्थितियों के चलते यह तिथि बदल करके 1947 कर दी गई। इसको अमली जामा पहनाने के लिए राजघराने के नाती लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया बतौर गवर्नर जनरल एंड वायसराय के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत आ जाते हैं। और माउंटबेटन का भारत आने का उद्देश्य ही था कि शीघ्र भारत को आज़ादी दे देना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 की जो घोषणा की थी वह भी इसकी एक कड़ी थी, आकस्मिक। लॉर्ड माउंटबेटन के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे लॉर्ड इस्मे और जॉर्ज एबेल, ये दोनों अधिकारियों ने मिलकर के भारत विभाजन का प्रस्ताव पास कराया था और इसे ही माउंटबेटन योजना भी कहा गया, जिसे मनबाटन योजना कहा गया। इसको मनबाटन योजना इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, उनका चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे और जॉर्ज एबेल, ये 3 लोग ही मिल करके इस योजना को अंतिम रूप दिए। और इसे इन्हीं दोनों अधिकारियों ने 2 मई 1947 को ब्रिटेन ले आकर के लंदन में इटली सरकार से पास भी करा लिया। हालांकि कालांतर में इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। 8 मई 1947 को बीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की शिमला में समझौता भी हुआ। सम्मेलन में एक समझौता भी हुआ, लेकिन इसमें नेहरू की नाराजगी थी एक तीसरे पक्ष को लेकर के कि जो लोग चाहें वो भारत के साथ रहें, जो लोग चाहें वो पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन जो लोग चाहें वो स्वतंत्र रह सकते हैं, इस पर आपत्ति थी। लिहाजा लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसमें संशोधन करके स्वयं ब्रिटेन गए और वहाँ इटली सरकार से हर चीज़ पर डिस्कस करके उसे पास कराया। 10 मई 1947 को लंदन से इटली कैबिनेट से जब यह भारत विभाजन योजना पास हो गया तो उसे तार के माध्यम से गवर्नर जनरल बनाम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को प्राप्त हुआ। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपने प्रेस सलाहकार कैम्पबेल जॉनसन को बुलाया और ये संदेश दिया कि 17 मई 1947 को दिल्ली में एक अधिवेशन, एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में कांग्रेस के मुखिया के तौर पर हम नेहरू को चाहते हैं और पटेल भी आ जाए, मुस्लिम लीग में लियाकत अली जिन्ना भी आ जाए और उसमें बैठ कर के निर्णय ले लिया जाए। लेकिन इसमें गांधी जी को नहीं बुलाया गया था। सिख प्रतिनिधि के रूप में बलदेव जी को भी बुला लिया गया था, लेकिन गांधी की अनुपस्थिति बहुत खटक रही थी। अंततः आंतरिक नेताओं की रस्साकसी के चलते यही तिथि यानी 17 मई 1947 बढ़ा करके 3 जून 1947 कर दिया गया। और 2 जून 1947 को जब वायसराय लौटते हैं लंदन से, तब उन्होंने 3 जून को एक सर्वदलीय मीटिंग में अपनी बात रखी और वो भारत विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया, जिसे वे इटली सरकार से पास कराकर लाए थे। इसके अगले दिन 4 जून 1947 को जब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप भारत विभाजन की जो योजना बनाकर लाए हैं, ये इसकी अंतिम तिथि क्या है या ये कब तक क्रियान्वित होगा, इसकी कोई तिथि तो तय नहीं हुआ, भारत विभाजन का प्रारूप तो बन गया। उस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को 15 अगस्त का डेट घोषित किया था
क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के पराजय इन्हीं तिथि पर हुई थी और इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन की पीठ थपथपाई गई थी, लिहाजा वो उसको सेलिब्रेट के तौर पर देखते थे। ये बात और है कि ज्योतिषियों ने इसका विरोध किया और बाद में मध्यरात्रि का समय चुना गया, ये एक अलग बात है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाएगा, इसकी सूचना लॉर्ड माउंटबेटन के तौर पर ये 4 जून 1947 को पत्रकारों को बताया गया। यानी यहाँ से 15 अगस्त 1947 में 73 दिन शेष था, इसलिए इसी तिथि के बाद 73 पेज का एक कैलेंडर भी छपवाया गया और इस कैलेंडर के हर पन्ने में बीच में 15 अगस्त लिख करके लाल घेरे से ये लिखा जाता था कि 15 अगस्त में भी कितना दिन और शेष है, ताकि उसी गति से काम किया जाए भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का। इसी 4 जून के बाद से लॉर्ड माउंटबेटन के कैबिनेट में ऑफिस में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी, एक हिंदू पक्ष की तरफ से HM पटेल और एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली को नियुक्त किया गया। इन्हीं के साथ करीब 20 समितियां बनाई गई, जिसमें कि लगभग 100 उच्चाधिकारियों को रख दिया गया कि वो रात दिन काम करके इन्हीं 73 दिन में भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का काम संपन्न करें ऑन दी पेपर। इसके बाद 27 जून 1947 को भारत पाक विभाजन के लिए एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया, जो इंग्लैंड के नामी गिरामी वकील थे। हालांकि वो कभी भारत नहीं आए थे और न ही उनको भारत की कोई भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक या भारत की मनोदशा का कोई ज्ञान था। ऐसे व्यक्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींचने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि वो निष्पक्ष न्याय करेगा, ऐसा उनका मानना था। अगर वो जानता तो वो भेदभाव के साथ न्याय करता, ऐसा अंग्रेजों का कुतर्क था। अंततः 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ जब दिल्ली पहुंचे थे तो वो अपने इस काम में जुट गए। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आए थे तो उन्होंने अपनी पूरी परिस्थितियों को जानने के लिए जो नेताओं का क्रम चुना था, उसमें नेहरू जी को पहले रखा था, बाद में पटेल जी को, और बाद में उसके बाद जिन्ना, और सबसे अंत में गांधी जी को। यानी इनके मुलाकात के इस क्रम से पता चलता है कि वो गांधी जी को सबसे लास्ट में इसलिए रखते थे क्योंकि उनको पता था कि गांधी की अब पकड़ राजनीति पर पहले की अपेक्षा काफ़ी ढीली पड़ गई है। कांग्रेस के उच्च चोटी के नेता यानी नेहरू और पटेल भी अब गांधी की बातों को इग्नोर करने लगे हैं। गांधी जी के जब कान में ये बात गई तब उन्होंने घोषणा की कि भारत का विभाजन हमारी राज पर से होगा। इसी के साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि क्यों ना अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जिन्ना को बना दिया जाए, और जिसमें कि सांप्रदायिक कत्लेआम भी रुक जाएगा और मुस्लिम संतुष्ट भी हो जाएंगे। परंतु जिन्ना ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि बापू, अपनी बात को आप मेरे पर थोपने की कोशिश न करें। इसी संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम रोज रोज की सर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी सर दर्द से सर कटाना बेहतर समझते हैं। नेहरू की स्टेटमेंट ये कोट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि विभाजन एक ऐसा नासूर बन चुका है कि जिसे तत्काल ठीक नहीं कर देना उचित होगा। यदि इसे तत्काल ठीक नहीं किया गया तो नासूर सारे शरीर में जहर फैला देगा और उस भाग को अलग ही करना होगा। अर्थात पटेल भी मानसिक रूप से तैयार, नेहरू भी मानसिक रूप से तैयार, जिन्ना भी मानसिक रूप से तैयार। अगर गांधी की बात आती है तो गांधी अभी भी किंचित रूप से भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। और पटेल की व्यवस्था इस लाइन से हम पाते हैं कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो पाकिस्तान के जगह कई पाकिस्तान मिल जाते। एक पाकिस्तान देश को नहीं मिलता, कई पाकिस्तान देश को मिल जाते। हमारी ये मजबूरी है कि मैं विभाजन की इस प्रारूप को स्वीकार कर लें। यह ध्यान देना होगा कि जो विभाजन की प्रारूप बनाई गई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी गुट ने मिलकर बनाया था। यानी कि विभाजन के प्रारूप पर सबकी सहमति में लॉर्ड माउंटबेटन का ये कहना था कि जब हम एटली सरकार से पास करा करके इसको आपके समक्ष ले आए हैं तो अब आप इस पर बोलना बंद करें और हमारी सुने। उनकी पूरी कोशिश रहती थी। इसीलिए जब जिन्ना ने इस बात को कहा कि हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए और हम मुस्लिम लीग से इसकी सहमति चाहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में हम कैसे लिंक जोड़ेंगे, तो उस पर साफ लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भाई आप कहने को रहने दीजिए, हम आपकी बात रखेंगे कि जिन्ना के संज्ञान में भारत विभाजन की योजना आ चुकी है और वो इससे सहमत हैं। आप केवल अपना सिर हिला दीजिएगा हाँ के रूप में, और इसके बाद की हम देख लेंगे। और यही अंत में हुआ भी। यानी कि सबको पता था कि जिन्ना 2-4-6 महीने का मेहमान है, टीबी का मरीज है। सबको मीन्स यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को पता था।
बाद में गांधी जी को भी पता चल गया। यदि एक आध साल और खींच जाता तो शायद पाकिस्तान की कोई इस तरह की बात ही विभाजन की नहीं होती, जिन्ना की जिद ही खत्म हो चुकी होती। बहरहाल वो एक अलग प्रकरण है। इन्हीं नेताओं के दबाव में अंततः गांधी को विभाजन के लिए हाँ करना पड़ा, लेकिन अनमने ढंग से। अंत तक गांधी के हाँ करने के बावजूद खान अब्दुल गफ्फार खान बड़े उदास हुए थे कि किस भेड़ियों के सामने आपने हमें भेज दिया, फेंक दिया, बांट दिया, परोस दिया। ये कहना था खान अब्दुल गफ्फार खान बनाम सीमांत गांधी, जिसको कहा जाता था पश्चिमोत्तर भारत में। अबुल कलाम आज़ाद जैसे महत्वपूर्ण नेता भी इस विभाजन के विरोध में ही अपनी स्वर उठाते रहे। तो इन्हीं सारी पृष्ठभूमि में 73 दिन का दिन एक एक करके पन्ने फटते रहे कैलेंडर का, एक एक दिन कम होते जाते रहे थे। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने अपनी भारत विभाजन की बात सभी कांग्रेसी नेताओं के समक्ष रखा, उसकी कुछ शर्तें थी, जो शर्तों को यहाँ पर उल्लेख करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें बस निष्कर्ष यही था कि भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 भाग बट जाएंगे। इसकी तिथि तय हो गई और इसके बाद 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कि यह स्वीकार हमें है कि हम लॉर्ड माउंटबेटन की बात को मान लें। यानी कि दूसरे शब्दों में गोविंद बल्लभ पंत ने भी कहा कि हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से किसी एक को चुनना है। देश को मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी, लिहाजा हमें माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये है गोविंद बल्लभ पंत का कांग्रेस महासमिति के बैठक में 14 जून 1947 का उद्बोधन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको विश्वासघात की संज्ञा दी और कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हिंदू महासभा ने भी भारत विभाजन की आलोचना की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि मैं बंटवारे के खिलाफ हूँ। मुझे यह देखकर अफसोस हो रहा है कि नेहरू और पटेल के बाद गांधी जी ने कैसे हाँ कर दिया, जो कि कहते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन हमारे लाश पर से होगा। इस पर गांधी जी की भी टिप्पणी आती है विभाजन के संदर्भ में कि यद्यपि सारा भारत आग की लपट से गिरता जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती हो तो मेरे मृत शरीर पर होगा। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। बहरहाल इसे हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के अंदर जिन लोगों ने अस्वीकार किया उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, कांग्रेस के एक नेता और थे, चौथ नाम बिडवानी जी थे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू भी थे और मौलाना हफीजुर रहमान भी थे, जिन्होंने कि ये माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया। जिन लोगों ने स्वीकार किया उनमें बाद में गांधी जी के नाम भी जुड़ जाती है। गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी जैसे लोग इसमें शामिल हो गए, जिन्होंने योजना को सहमति दे दी, चाहे मन से चाहे अनमने ढंग से। इस प्रकार 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को बिना किसी संशोधन के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक कानून बन गया, जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाएगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 8 के अनुसार ही भारत के 567 देशी राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्चता समाप्त माना जाएगा। इसी अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की गठन हो गई। 14 अगस्त की आधी रात को जो ही 12 बजा, वैसे 15 अगस्त शुरू हुआ, वैसे ही नेहरू जी ने एक भाषण पढ़ा, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको कहा जाता है कि आधी रात की इस घड़ी में जब पूरी दुनिया सो रही है और भारत जागकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है, यानी आज हमारे दुर्दिन खत्म हुए, ऐसा नेहरू का भाषण उद्बोधन था। और पुनः आपको स्वतंत्रता के लिए बधाई देते हुए वो आगे बोलते हैं कि 1930 में जो रावी नदी के तट पर हमने प्रण किया था वो आज पूरा हुआ। हालांकि इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी उद्बोधन था, फिर नेहरू जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी उद्बोधन का उल्लेख मिलता है।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान से लौटकर आ चुके लॉर्ड माउंटबेटन भी उपस्थित रहे। इस प्रकार 15 अगस्त के सुबह भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनकर भारत के नक्शे पर आ गए। जनता खुशी से पागल हो उठी थी। चारों ओर गांधी जी की जय की ध्वनि हो रही थी। विभाजन से दुखी, हिंसा से दुखी गांधी जी कलकत्ता में दूर जाकर के अपने दुखी, पराजित और थके हुए आंखों से इस विभत्स को देख रहे थे जो नरसंहार के रूप में सामने आया। नोआखाली वह जगह का नाम है जहां उन दिनों वो बैठे थे जब देश की बंटवारा चल रहा था। यानी गांधी जी उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। इस तरह से भारत विभाजन के 1 साल पहले से लेकर के भारत विभाजन के दिन तक जो कत्लेआम हुआ, इसका अलग से एक वर्णन करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इसमें विभत्स और ऐसे ऐसे नरसंहारों का उल्लेख हम पाते हैं जिसके सामने तैमूर या नादिर शाह के नरमुंडों की होली भी शर्मिंदा होगी, जो हम भारत की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के साथ जीवन भर जन्म लिए, पले बढ़े और वही उस समय एक दूसरे के दुश्मन बन के सामने खड़े हुए मिले। इस रक्त रंजित आज़ादी जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं, वास्तव में यह ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, सत्ता का हस्तांतरण था, न कि पूर्ण आज़ादी। पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जिन्ना और प्रधानमंत्री के रूप में लियाकत अली सामने आते हैं, वही भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ यह बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।